जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे, IBM TV9 न्यूज और WH न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे इस दोनों चैनल के माध्यम से हम एक खास व्यक्तिमत्व को से हम चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ में मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं अपनी चैनल के माध्यम से, वो आवाज इंडिया के डायरेक्टर अमन कामरे सर हमारे साथ में हैं। और खास बात तो ये है कि अभी अमेरिका में एक यानी सेमिनार हुआ, उस सेमिनार में वो गए थे। कैसी रहा उनका अनुभव हम जानेंगे। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम धन्यवाद जी खौसे जी। कैसी रहा आपका अनुभव अमेरिका? अमेरिका तो जो है अनुभव है बहुत ही एक्सीलेंट अनुभव है, क्योंकि अमेरिका अपने आप में एक बहुत विविधता वाला देश है। दुनिया के लगभग सभी देशों के बच्चे वहां पढ़ते हैं और सभी देशों के लोग वहां पे जॉब करते हैं और सेटल भी हो जाते हैं। तो इतनी विविधता आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी। तो अमेरिका ने सारे विविधताओं को संभाल लिया है। पूरे दुनिया की जो विविधता है उन विविधताओं को संभाल लिया है और एक ही वेल डेवलप्ड देश है। बहुत ही लोग डिसिप्लिन से चलते हैं, डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और मेरे जाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि वहाँ पे 6th अनफिनिश्ड लेगेसी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी में। ब्रांडाइज जो ये विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना जो प्रख्यात साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी इस जो विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे उनमें से एक थे। ब्रांडाइज जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के पहले जो जज थे अमेरिका के, तो फिर उनके नाम से विद्यापीठ को नाम दिया गया। उसके पहले नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पे था। तो यहाँ पे जो है लगातार पिछले 12 सालों से डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर कॉन्फ्रेंस होती है और ये 6th कॉन्फ्रेंस थी। तो प्रोफेसर लॉरेंस साइमन जो है ये हमेशा इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं। 4 कॉन्फ्रेंस ब्रांडेज में हुई, 2 कॉन्फ्रेंस एक न्यूयॉर्क में और एक दूसरे एक जगह पे हुई थी। तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुनिया के जो लोग हैं जो अम्बेडकराइट थीसिस पे स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको यहाँ पे इनवाइट किया जाता है। यहाँ पे अवार्ड फंक्शन सेरेमनी भी होता है और दुनिया के जो नामचीन लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के ऊपर रिसर्च किया है वो लोग यहाँ पे आके डिस्कशन करते हैं। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी और इस कॉन्फ्रेंस को इस बार जाने का मौका मुझे मिला। इससे पहले भी 2013 में और 2016 में जाने का मुझे मौका मिला था, लेकिन उस समय कुछ कारणवश जा नहीं पाया। 18 में भी 2000 जाने मौका मिला, लेकिन उस समय वीजा नहीं मिल पाया था। लेकिन इस बार इस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना हुआ और ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही बेहद अहम थी, क्योंकि इसका जो की नोट स्पीकर थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और उन्होंने बहुत बेबाक तरीके से कास्टिज्म पे और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स पे अपनी बातें रखी। तो सही मायने में बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्फ्रेंस रही। इंडिया से कितने लोग गए थे और जिस यानी जो मुख्य न्यायमूर्ति है वो भी आपके साथ में थे, ऐसी हमें पता चला है। इंडिया से जो है शायद जो रिसर्च स्कॉलर थे वो लगभग एक 20-22 के आसपास रिसर्च स्कॉलर थे। डॉक्टर प्रोफेसर सुधा स्वराज सर भी इसमें थे। और जो अंतिम दिन था कॉन्फ्रेंस का, उस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कीनोट स्पीक था और वहां पे ब्रांडेज यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का एक स्टेचू लगा है। तो उस स्टेचू के पास हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर को लेके गए थे और उस समय उनसे बातचीत करने का भी मौका मिला। कई विषयों पे बातचीत भी हुई। उसके बाद उन्होंने कीनोट स्पीकर अपना जो स्पीच दिया और लगभग 1-1.25 घंटा तक वो बोले। तो जो 3 दिन तक जो वहां पे अलग अलग पैरेलल सेशंस चले, उस पैरेलल सेशंस में कई रिसर्च स्कॉलर, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोज थे वहां पे। तो इनका जो फिर एक समाप्त था वो अंतिम दिन हुआ जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भाषण वहां पे हुआ। और ब्रांडाइज विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय है, क्योंकि बाबा साहब के विचारों को प्रचारित करने के लिए कई अलग तरह के प्रोग्राम्स को चलाते हैं। एक जर्नल भी ऑनलाइन चलाते हैं, कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं, ब्लूस्टोन राइजिंग अवार्ड सेरेमनी भी होता है, जिस माध्यम से जो देश दुनिया में बाबा साहब के विचार को प्रचारित करने वाले लोग हैं उनको सम्मानित किया जाता है। तो काफी एक्टिविटीज जो है वहां पे होती है। क्या बताना चाहोगे कि जैसे आप जब अमेरिका में गए तो आप इंडिया और अमेरिका में क्या यानी क्या अंतर देखे आपने? जैसा पहले दिन तो मैं बोस्टन में गया, वो जो जग प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हार्वर्ड, वहां पे मैं रुका था और वहां पे एक हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल है।
तो वहां पे सभी देशों के जो प्रमुख धर्म है उनका अध्ययन वहां पे होता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि भारत में जातीयता है और अमेरिका में विविधता है। भारत की जातीयता एक में को ऊपर आने नहीं देती, हमेशा रोकती है। आप डाउन क्लास के हैं, आप लोअर कास्ट के हैं, आप अपर कास्ट के हैं, तो आप में स्ट्रगल होता है। और अपर कास्ट के लोग हमेशा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोअर कास्ट के लोगों का। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। कुछ समय पहले वहां पे वर्णभेद था, लेकिन वो भी अभी लगभग समाप्त हो गया है। जैसा कि मैंने कहा कि लगभग सभी देशों के लोग वहां पे जॉब करते हैं, वहां पे पढ़ाई करते हैं, तो उनको समाने का बहुत बड़ा काम जो है अमेरिका ने किया है। तो ये जो विविधता है, अब भारत के जो मूल निवासी थी कमला हैरिस, वहां पे अभी वाइस प्रेसिडेंट है। एक भारत के ही रामास्वामी, अब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वहां पे कॉन्टेस्ट करने वाले हैं। तो मतलब आप देखिए कि अब आपने देखा कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक वही भारत के हैं। तो मतलब भारत का व्यक्ति वहां पे जाके पीएम बन सकता है, वहां पे जाके अलग अलग स्टेट्स में सीएम बन सकता है, एमपी बन सकता है। लेकिन भारत में जो लोअर कास्ट के लोग हैं, आप उन्हें दबाते हो। जितने भी इंस्टीट्यूशन है, सब पे कौन लोग बैठे हैं, जितने भी जुडिशरी में सब कौन लोग बैठे हैं, वो कभी लोअर कास्ट के लोगों का आने क्यों नहीं थे सामने। तो अमेरिका से बातें सीखनी चाहिए, और देश और दुनिया को जो विविधता है अमेरिका की, उससे सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब 1913 में अमेरिका गए थे, तब वहां का जो एक फ्रीडम था, वहां का इंडिपेंडेंस था, वहां की विविधता थी, वहां से वो कभी प्रभावित भी हुए थे। यानी आपका कहने का उद्देश्य ये है कि लोअर कास्ट के भी अगर रहे तो उनको भी वहां पे यानी उस नजरिया से नहीं देखते। नहीं, वहां पे कास्टिज्म तो कोई मुद्दा ही नहीं है। वहां पे लोग इंसानियत की नजर से देखते हैं। अब हमने वहां पे धम्मचक्र प्रवर्तन दिन समारोह मनाया हार्वर्ड में, पंचशील के फ्लैग्स भी लगाए। तो सब जो विविधताएं है, जब सब धर्म है, सब उनका सम्मान होता है वहां पे। जातीयता के बारे में तो लोगों को बहुत कम पता है। जो प्रोफेसर लोग हैं, जो रिसर्च करते हैं, उन्हें पता है भारत की जातीयता क्या है। और फिर वो उस पर आम जो अमेरिकन से, उन्हें तो उससे कोई लेन देन नहीं, वो तो हर व्यक्ति को इंसान की तरह देखते हैं। भारत के ही लोग जब वहां जाते हैं तो जाति साथ में लेके जाते हैं। कितने परसेंट लोग हो गए अपनी इंडिया के वहां? भारत के लगभग 50 लाख के आसपास लोग अमेरिका में बसे हुए हैं। और कई, अमेरिका का बहुत बड़ा देश है, अलग अलग खंडों में। यानी उन्होंने नागरिकत्व लिया होगा अमेरिका। कुछ लोग जॉब करने गए, कुछ अलग अलग वीजाओं पे हैं, कुछ लोग वहाँ के परमानेंट रेसिडेंशियल भी बन गए हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो भारत देश है, यहाँ पे तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, हमारी ये बुद्ध की धरती है, लेकिन आप जब अमेरिका में गए तो क्या अनुभव पाया आपने? ये बुद्ध के धरती से आप विदेशों में गए तो क्या अनुभव पाया आपने? देखिए कैसा है कि बुद्ध का जो थॉट है, बुद्ध का जो फिलोसॉफी है, बुद्ध का जो विचार है, वो एक इंसानियत का विचार है। वो सभी को समान मानने वाला विचार है, सभी को समान राइट्स, अधिकार देने वाला विचार है। बुद्ध की जो फिलोसॉफी है वो एक वे ऑफ लाइफ है। और अमेरिका में जो है, वहां के लोगों ने वहां का जो भी धर्म होगा, वहां के जो भी थॉट्स होंगे, सवाल यहाँ पे धर्म का नहीं आता है। सवाल जो है, आप एक में के साथ किस तरह से बिहेव करते हो, किस तरह से इंसानियत के साथ नाते आप एक में के साथ में रहते हो, ये इंपॉर्टेंट है। आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हो, किसी के साथ ऊंच नीच का भेद नहीं करते हो। तो ये जो भगवान बुद्ध के थॉट्स है, या जो वहाँ के लोग मैक्सिमम क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, उनके जो थॉट्स है, वो लगभग इस मामले में सिमिलर है कि आप लोगों को लोगों की नजर से देखिए, इंसान को इंसान की नजर से देखिए। तो वहाँ के लोगों के आचरण में वो बातें आई है। इसलिए मैंने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान वहाँ पे होता है। सभी जो अलग अलग कम्युनिटीज है वहाँ पे आती है, अलग अलग देशों के लोग आते हैं, और सभी को वहाँ पे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं झेलना पड़ता, किसी तरह का कोई भेद नहीं झेलना पड़ता। तो और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की, तो वहाँ के लोगों के जो सैलरीज है वो भी बहुत काफी ज्यादा है, हाइट है। तो वहाँ की डिग्निफाइड लाइफ है जो लोग जीते हैं, एक सम्मानित जीवन मिलता है आपको। और अमेरिका में ऐसा है कि जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं उसमें ये होता है कि आप अगर अनएम्प्लॉयड है, आपके पास जॉब नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी महीने का। आप अगर हेल्थ इश्यू है तो गवर्नमेंट आपका पूरा खर्चा बियर करेगी। अच्छा, ऐसा है? आपका एजुकेशन आपको लेना है तो गवर्नमेंट आपको पूरा सपोर्ट करेगी। तो डेवलप्ड नेशंस का ये कंसेप्ट होता है कि वो वेलफेयर स्टेट जिसे कहते हैं। अमेरिका में यानी जैसे बच्चा अगर बड़ा होता है तो सब पालन पोषण, जब तक उसको जॉब नहीं लगता तब तक वो खुद ही करता है, ऐसे नहीं, बच्चा जब, एक और बात इंटरेस्टिंग है कि देखो, एजुकेशन तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट पे वो करती है।
बाद में कुछ जगह पेड ये भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है वहाँ पे, लेकिन ऑलमोस्ट क्या है वहाँ पे पॉवर्टी काफी कम है, तो इसलिए सभी लोग बियर करते हैं, और जहाँ पे पॉवर्टी है उनको फिर गवर्नमेंट उनका पे करती है। तो वहाँ पे क्या है कि इंडिपेंडेंस को काफी इंपॉर्टेंस है। बच्चा अगर 18-20 साल का हो गया तो वो घर से निकल जाएगा बाहर और अपने पैरों पे खड़ा होगा, वो घर में नहीं रहेगा, माँ बाप के साथ नहीं रहेगा फिर वो। तो वहाँ के लोगों का एक कंसेप्ट है कि आप इंडिपेंडेंट करो बच्चों को, अपनी मर्जी से शादी करेगा, अपनी मर्जी से जैसे चाहे उसको रहना है वो रहेगा। तो ये इंडिपेंडेंस यानी अपने आप में वो खुद डेवलप करता है, अपने आप को डेवलप करता है। तो इसलिए ये इंडिपेंडेंस क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई वहाँ पे भेद नहीं है, कोई वहाँ पे इस तरह से आपके साथ में कोई अलग तरह से खिलवाड़ नहीं करेगा। तो इसलिए एक विविधता वाला देश है, और बहुत ही वेल कल्चर्ड है, वेल डिसिप्लिन है, वेल मैनर्ड है। तो अच्छा लगता है कि आप इस देश में जाने के बाद में आप यहाँ की सारी बुराइयों को वहाँ भूल जाते हैं, और लगता है कि आप एक इंडिपेंडेंट देश में हैं। अच्छा, डिसिप्लिन की बात की आपने, किस प्रकार की डिसिप्लिन आपने वहां देखे इंडिया से डिफरेंस? डिसिप्लिन तो देखिए, आप सिग्नल पे आपको सिग्नल क्रॉस नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बिंदास सिग्नल को तोड़ देते हैं हम लोग, वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे क्राउड, न्यूयॉर्क सिटी में मैं था, न्यूयॉर्क सिटी का भी क्राउड मुंबई जैसा ही है, वहां भी काफी लोग हैं न्यूयॉर्क सिटी में। लेकिन जहां रात को 2 बजे भी सिग्नल अगर है तो रोकना पड़ेगा आपको, आप उसको सिग्नल को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, जब आपकी बारी आएगी पैदल चलेगी तभी आप पैदल चलेंगे। अगर वो नियम का उल्लंघन कर लेते हैं, नियम का उल्लंघन कर तो बहुत हेवी फाइन होता है, जिससे फिर लोग जुर्माना भरना नहीं। तो लोगों ने अपने आप में वो अपने आप को आत्मसात कर लिया है कि हमें जुर्माना भरना नहीं है, डिसिप्लिन में चलना है। अगर आप पार्किंग की जगह पे जाओगे तो वहां पे कोई पार्किंग में लोग नहीं होते हैं, वहां पे आपको खुद अपनी गाड़ी पार्क करनी है। वहां पे एक मशीन लगी होती है, उसमें अपना कार्ड स्वैप करना है और वहां का पार्किंग का चार्जेस पे करना है। अगर आपने गलती से भी पे नहीं किया तो आपके घर में चालान आ जाएगा, आपके लाइसेंस के पॉइंट कट जाएंगे। अगर आपने हाईवे पे एक लिमिट दी हुई, उसी स्पीड लिमिट पे अगर नहीं जाएंगे, ऑटोमेटिक आपके घर में चालान आ जाएगा और आपके लाइसेंस के पॉइंट कट जाएंगे। हो सकता है कि अगर आपने 4-5 गलती ऐसे की तो आपका लाइसेंस हमेशा के लिए डिबार हो जाएगा। तो लोग जो है डिसिप्लिन में रहते हैं, लोग जो है काफी संयमित रहते हैं। तो एक अच्छी बात है कि डिसिप्लिन में अगर हम लोग रहे तो हम आगे जा सकते हैं, और ये डिसिप्लिन जो है हमने काफी देखे हैं वहाँ के लोगों में। और मुझे, मैं अमेरिका के न्यूयॉर्क में गया, मैं वॉशिंगटन डीसी में गया, मैनचेस्टर में गया, बोस्टन में गया, हार्वर्ड में गया, कोलंबिया में गया, लेकिन हर जगह बहुत ही सदा हुआ, बहुत ही डिसिप्लिन माहौल था, और लोग अपने आप में काफी सीरियस रहते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे देश की तरक्की हो, हर मामले में अपना फुल एफर्ट्स है वो देते हैं। कोलंबिया में भी गए थे आप? हाँ, तो वहां पे बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भी वहां शिक्षा की है, तो क्या उस स्थान पे गए थे आप? हाँ, बाबा साहब ने जहाँ, कैसी लगा कोलंबिया विश्वविद्यालय में गया तो बहुत ही इमोशनल सीन था, क्योंकि जब मैं वहां पहुंचा तो मैं सोचने लगा कि बाबा साहब 1930 में यहाँ कैसे पहुंचोगे उस समय, क्योंकि वो जहाज से गए थे। तो वहां पे इतने बड़े कोलंबिया में वो कैसे पहुंचे, किस तरह से उन्होंने वहां पे रहे, और इतनी पढ़ाई की। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाबा साहब के पास पैसे नहीं होते थे, तो एक पाव के ब्रेड पे ही वो अपना दिन गुजारते थे। तो कोलंबिया में उनका जो संघर्ष है उसको समझने का, जानने का मौका मिला। और कोलंबिया में अभी बाबा साहब के सम्मान यानी वो पूरा क्षण चित्र वहां पे रिकॉल हुआ। हाँ, बाबा साहब के सम्मान में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने वहां पे बाबा साहब का स्टेचू भी स्थापित किया है, और डॉक्टर अंबेडकर चेयर भी वहां बनाई है, और वहां पे बाबा साहब के बारे में बच्चे पढ़ते भी हैं। तो ये पहला ऐसा मौका है कि भारत के बाहर कोलंबिया जैसे सबसे बड़े और सबसे इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय में बाबा साहब के ऊपर स्टडी होता है, रिसर्च होता है, वहाँ उनका स्टेचू है, लोग वहां जाके सम्मान करते हैं, स्टूडेंट्स उनके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। तो ये अच्छा लगता है कि जिस बाबा साहब को भारत में भी लोग अभी समझ नहीं पाए पूरी तरह से, अभी भी लोग जो है उनको एक अलग नजर से देखते हैं। तो वहाँ की दुनिया के लोग जो बाबा साहब को एक विश्व के नेता के रूप में देखते हैं, चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरह देखते हैं। और अलग अलग देशों में बाबा साहब के बारे में पढ़ाई हो रही है। आप मलेशिया में जाइए, वहाँ बाबा साहब के नाम पे चेयर है। और साउथ अफ्रीका में जाइए, बाबा साहब के बच्चे पढ़ते हैं। जापान में बाबा साहब की किताबें स्कूल में पढ़ाई जाती है। तो काफी डेवलपमेंट हो रहा है अलग जगह पे। नहीं, विदेशों में देखा जा रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जिस प्रकार से प्रचार प्रसार हो रहा है, हमारे देश में नहीं हो पा रहा है। इसका रीजन क्या है? नहीं, देश में भी प्रचार प्रसार हो रहा है, नहीं, जिस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि भारत में लोग एक जाति, उनके विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा से देखते हैं, और वहां पे जाति का नजरिया नहीं होता। वहां पे लोग आपको एक ह्यूमन बीइंग के
तरफ पे एक विद्वान के रूप में, एक ट्रांसफॉर्मर के रूप में देखते हैं, एक जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, सदियों सदियों से जो लोग गुलाम थे उनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, तो उसके रूप में देखते हैं। भारत में क्या होता है, अभी मैं दिल्ली गया था एक कॉन्फ्रेंस के लिए, वहां से रिटर्न आ रहा था, तो एक दैनिक भास्कर में देखा कि मैंने एक वहाँ एक शेड्यूल कास्ट की लड़की थी और वो डॉक्टर थी, वहाँ की THO थी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर थी, और वहाँ पे उसको रूम रेंट जो रेंट के लिए रूम चाहिए था, तो जब जाति बहता थी तो लोग उसको रूम देते नहीं थे। यानी दिल्ली में नहीं, ये MP की बात है। MP में? हाँ, तो यानी अभी भी जाति भेद है? अभी ये भी कब की बड़े घटना पैमाने है? पे। मैं अभी आता थी, मैंने एक अखबार में पढ़ा है खबर, अभी की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है। तो लोग अभी भी जो है आपके छुआछूत वाला मामला आज भी इंडिया में, हाँ, कास्ट को देख के आज भी आपसे नफरत करते हैं, या फिर उनके मन में एक अलग कुछ दुर्भावना होती है। तो ये दुर्भावना से वहां के लोग ग्रसित नहीं है, प्रेरित नहीं है, इसलिए वहां के लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। भारत में ऐसा है कि बाबा साहब ने भारत के लोगों के लिए बहुत कुछ किया, इतना बड़ा संविधान दिया, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू दी, सबके लोगों को समान अधिकार दिया, महिलाओं को इतने अधिकार दिए, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिया, संपत्ति का अधिकार दिया, डिवोर्स का अधिकार दिया, तो इतने सारे राइट्स बाबा साहब ने दिए। आपको 8 घंटे काम करने का अधिकार जो सबके लिए है, कि आप उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते, आपको पेंशन ग्रेचुइटी बताई, तो बहुत सारी बातें हैं बाबा साहब ने जो देश के लिए की है, इतने बड़े डैम बनाए उन्होंने, तो वहाँ के लोग जो है जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। भारत के लोग कास्ट के एंगल से देखते हुए समझ नहीं पाते, लेकिन ये बदलाव होगा धीरे धीरे ही सही, लेकिन मुझे लगता है कि इस बदलाव को भी कोई रोक नहीं सकता। मेरा एक आखिरी सवाल, आप विदेश में जब गए, अमेरिका में जब गए, और आपने अपना जब वहां पे जाने के बाद जब बाबा साहब जी का स्टैचू देखा, कैसे लगा आपको? देखिए, वॉशिंगटन DC में बाबा साहब के स्टैचू तो अमेरिका में कई जगह पे है, जैसा मैंने कहा कोलंबिया में है, इवन आपके मन में क्या भावना निर्माण है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर ने भी वॉशिंगटन DC में बाबा साहब का सबसे बड़ा स्टैचू स्थापित किया है, और बड़ा बुद्ध विहार भी वहां बनने जा रहा है। तो बाबा साहब के, जैसा मैंने पहले भी कहा ना, कि बाबा साहब के विचारों को देख के आपकी ऐसा लगता है कि जिस देश में आप संघर्ष करते हैं वहां पे आज भी आपको संघर्ष करना होता है, और वहां पे लोग आपको स्वागत करते हैं। अरे, वहां के लोग बाबा साहब के थॉट्स का स्वागत करते हैं, और यहाँ पे आज भी जाति की नजर से देखते हैं। तो ये तो एक जरूर लगता है कि हमें बहुत सुधार की जरूरत है भारत के अंदर में, हमें बहुत काम करना पड़ेगा लोगों के लिए, लोगों के माइंडसेट को बदलने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के माइंड फ्री नहीं है, वो किसी न किसी सोच से ग्रसित है। एक बार आशा रजनीश ओशो जिससे एक व्यक्ति ने कहा कि आप मेरी माँ को थोड़ा सा प्रवचन दीजिए, वो काफी धार्मिक है। तो ओशो रजनीश ने उसे जब रामायण की बातें कही तो उसको अच्छी लगी, उसे जब इस्लाम की बातें कही तो कुछ उसका मूड खराब हो गया, उसे जब क्रिश्चियनिटी की बातें बताई तो और वो बुरा लगने लगा, फिर उसको अलग अलग धर्म बताने लगे तो वो चिढ़ गई। तो रजनीश ने कहा कि तुम्हारी बात धार्मिक नहीं है, तुम्हारी बात सांप्रदायिक है। धार्मिकता का मतलब है आप सभी धर्मों का सम्मान करते हो, सांप्रदायिकता मतलब है कि आप अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं। तो ये जो है भारत में जो है लोग जाति के प्रति कट्टर है, सांप्रदायिक है। तो ये जब सोच में बदलाव होगा तो डेफिनेटली बदलाव आ सकता है। लेकिन अमेरिका में ये अपने लिए बहुत ही माइलस्टोन है, या फिर हमारे लिए बहुत इमोशनल क्षण भी है कि बाबा साहब के अलग अलग जगह पे विचारों के ऊपर सेमिनार होते हैं, वहाँ पे बाबा साहब के स्टैचू स्थापित हो रहे हैं, बुद्ध विहार बन रहे हैं, और लोग एक में को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथ में ये जो है, ये आवाज इंडिया के डायरेक्टर अमन कामड़े सर है, जिन्होंने अमेरिका का एक अपना जो अनुभव है वो शेयर हमारे दोनों चैनल के माध्यम से किया है। उनका एक कहना है, जिस प्रकार से इंडिया में महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचार का प्रचार प्रसार होना चाहिए, उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। लेकिन विदेशों में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी जो है, उनका सम्मान वहाँ पे काफी मात्रा में होता है, और वहाँ पे उनके विचारों से वो वहाँ के लोग भी चलते हैं। और खास बात तो उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का काफी स्टैचू अमेरिका में है, और बुद्ध विहार भी है, और वहां से उन बुद्ध विहारों से जो बौद्ध धम्म का जो प्रचार प्रसार किया जाता है वो उन विहारों से किया जाता है। मैं एक खास बात और एक कहना चाहूंगा, देश में अगर अमन शांति बरकरार रखना है तो बुद्ध के विचार ही और महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचार ही देश में अमन शांति रख सकते हैं। तो मैं एक बार और इस अमन कामड़े सर का मैं अपने दोनों चैनल के माध्यम से बहुत बहुत
धन्यवाद कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अपना एक अमूल्य समय हमारे इस दोनों चैनल के लिए दिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका और जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।